एपिसोड 1 कसक। सविता जी की उम्र आज 67 साल है। जब वो सुरेश जी के साथ शादी कर इस घर में आई थी, तब लगा था जैसे जिंदगी की एक नई और हसीन शुरुआत हुई है। पर धीरे धीरे घर वालों ने उन पर बच्चा पैदा करने का दबाव डालना शुरू कर दिया। सास, सविता 3 साल हो गए बहू, लोग अब मुझसे पूछते हैं कि क्या घर में कभी किलकारी नहीं गूंजेगी। सुरेश, इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, खानदान का वारिस चाहिए मुझे। सविता धीमी आवाज में, माँ जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सब्र रखिए। कंसीव नहीं हुआ तो इलाज का एक लंबा और थका देने वाला सिलसिला शुरू हुआ। सविता जी ने न जाने कितनी तरह की कड़वी दवाइयां खाई, न जाने कितने डॉक्टरों के चक्कर काटे, और फिर एक दिन वो घड़ी आई जब सबको पता चला कि सविता जी माँ बनने वाली हैं। घर में खुशी का ठिकाना नहीं था, पर हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, घर का वारिस यानी लड़का। पड़ोसन, बधाई हो सविता, देख लेना बेटा ही होगा, तेरे चेहरे की चमक बता रही है कि कुल का दीपक ही आएगा। सास, हाँ हाँ, आखिर मेरे बेटे का खानदान भी तो आगे बढ़ना चाहिए, लड़की हुई तो क्या फायदा। 9 महीने बाद सविता जी ने एक बेटी को जन्म दिया, उनकी पहली औलाद। पर उसके होने से घर में वैसी खुशी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। उसका नाम रखा गया रिया। सास, बताओ, इतने पैसों को आग लगा दी, फिर भी हुई तो ये लड़की। हमारी तो किस्मत ही फूटी है, लड़का होता तो वंश बेल आगे बढ़ती। सास ने बेशक कड़वे बोल बोले, मगर माँ के मन में तो अपने बच्चे के लिए हमेशा ममता भरी रहती है। सविता कमजोर आवाज में, सुरेश, देखिए हमारी रिया कितनी मासूम है ना। सुरेश ठंडी आंख भरकर, हाँ सुंदर तो है सविता, पर माँ ठीक ही कहती थी, आखिर लड़की तो एक दिन पराये घर चली ही जाती है, अपना तो वही होता है जो बुढ़ापे में सहारा बने। सविता जी और सुरेश जी ने रिया की देखभाल तो शुरू की, पर कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये टीस बैठ गई थी कि लड़का नहीं हुआ, और यही एक कसक आने वाले समय में उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाली थी। किस्मत का खेल। रिया अभी सिर्फ 1 साल की हुई थी कि घर वालों ने अपना मन समझा लिया कि पहली लड़की हुई है तो क्या, अगली बार लड़का ही होगा। इसी उम्मीद में सविता दोबारा गर्भवती हुई। घर वालों को इस बार बहुत उम्मीद थी। किसी तरह उन्होंने गर्भ में लिंग का पता लगवाया तो पता चला कि फिर से लड़की है। सविता, नहीं, वो मेरा बच्चा है, मैं उसे इस दुनिया में आने देना चाहती हूँ। सुरेश, हमें लड़की नहीं चाहिए, एक का बोझ काफी है, दूसरी नहीं पालेंगे, तुझे अस्पताल चलना ही होगा। सविता की एक न चली और उसका गर्भपात करा दिया गया। उसने अपने हाथों से अपना बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खो दिया था। कहीं ना कहीं सविता के मन में भी ये बात थी कि अगर लड़का हो जाए तो बुढ़ापे में सहारा देने वाला आ जाएगा। फिर क्या था, सविता ने भी चुप्पी साध ली, और फिर ऐसा एक बार नहीं बल्कि 5 बार हुआ। डॉक्टर ने भी चेतावनी दे दी थी कि अब आगे बच्चा प्लान करना जान का जोखिम हो सकता है, पर वक्त को कुछ और ही मंजूर था। सविता फिर गर्भवती हुई और इस बार गर्भ में लड़का था। सब बहुत खुश हुए, दादी तो पूरे मोहल्ले में मिठाई तक बांट आई। ये खुशी रिया के जन्म पर तो किसी ने नहीं दिखाई। रिया भी अब 6 साल की हो चुकी थी। वो खामोशी से देख रही थी कि जो अभी आया भी नहीं, उसे लेकर सब कितने उत्सुक हैं। पर रिया के लिए कभी किसी ने ऐसी खुशी नहीं दिखाई। 9 महीने बाद आखिरकार वो हुआ जिसका सबको इंतजार था। सविता ने बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया रेहान। दादा दादी और सुरेश की खुशी का ठिकाना न था। सविता के मन में भी एक सुकून था कि चलो अब बुढ़ापे का सहारा मिल गया। दोनों बच्चे साथ बड़े होने लगे। पर यहाँ से शुरू हुआ भेदभाव का एक नया दौर। सुरेश, रेहान, तू शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ेगा, तुझे बड़ा आदमी बनना है। और रिया, तेरा एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करा दिया है, तू वहीं जा। रिया, जी पापा। रिया सिर झुका लेती है। रेहान को बहुत लाड प्यार मिला, जिसने उसे धीरे धीरे आलसी और नालायक बना दिया। उसे मेहनत की कदर नहीं थी, क्योंकि उसे बिन मांगे सब मिल जाता था। पड़ोसी, सुरेश भाई, आपका रेहान आज फिर स्कूल बंक करके बाहर घूम रहा था। सविता बचाव करते हुए, अरे भाई छोटा बच्चा है, थोड़ी बहुत शरारत तो करेगा ही, शेर का बच्चा है, थोड़ा बाहर घूम लिया तो क्या हुआ। सुरेश, बिल्कुल, मेरा बेटा जो भी करेगा डंके की चोट पर करेगा, आप अपने काम से काम रखिए। रिया खामोश खड़ी सब देख रही थी।
उसकी आंखों में हैरानी भी थी और एक गहरा दर्द भी। उसने देखा कि कैसे रेहान की हर बड़ी गलती लड़का है के नाम पर माफ कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ रिया थी, जिसने अपनी पूरी जान लगा दी थी खुद को साबित करने में, पर उसकी हर बड़ी उपलब्धि घर की चार दीवारी में दम तोड़ देती थी। रिया स्कूल में अव्वल आती तो दादी कहती, ठीक है, पर चूल्हा तो संभालना सीख ले। रिया ने एमए में टॉप किया तो सुरेश ने कहा, डिग्री दीवार पर टांगने के लिए है, असली काम तो सेवा करना है। उसे कभी वो शाबाशी, वो पीठ थपथपाना नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी, जबकि रेहान का गलत होना भी घर वालों के लिए उसकी मर्दानगी का सबूत था। पराया घर। रिया की एमए की डिग्री हाथ में क्या आई, घर वालों के लिए उसकी पढ़ाई एक खत्म होता इंतजार बन गई। उनके लिए ये डिग्री कोई कामयाबी नहीं, बल्कि शादी के बाजार में एक नई योग्यता थी। रिया अभी अपने सपनों की उड़ान भरने की सोच ही रही थी कि घर में उसकी विदाई की शहनाइयां गूंजने लगी। दादी, अरे सुरेश, अब रिया की पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब देर मत कर, कोई अच्छा घर वर देख और इसके हाथ पीले कर दे। लड़की तो पराया धन है, अपने घर जाए तभी शोभा देती है। सुरेश, हाँ माँ, मैंने बात चला दी है, लड़का अच्छा कमाता है, घर बार भी ठीक है। रिया सहमी हुई आवाज में, पापा, क्या मैं थोड़ा वक्त और ले सकती हूँ? क्या मैं नौकरी नहीं कर सकती? सुरेश सख्ती से, नौकरी करके क्या करेगी? अगले घर जाकर उनकी सेवा करना और घर संभालना ही तेरा असली फर्ज है। सुरेश, ज्यादा मत सोच रिया, शहर जाकर नौकरी करने वाली लड़कियां अक्सर हाथ से निकल जाती हैं। हमें समाज में मुंह दिखाना है, अपनी जिद छोड़ और वही कर जो तेरे खानदान की इज्जत के लिए सही है। रिया ने अपनी माँ सविता की तरफ देखा, वही माँ जिसकी कोख से उसने जन्म लिया था, पर सविता की आंखों में भी समाज की वही पुरानी समझदारी थी। सविता, सही तो कह रहे हैं बेटा, लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है, वहां जाकर अपना घर परिवार संभाल, इसी में तेरी खुशी है। रिया आंखों में आंसू लिए, माँ, क्या ये मेरा घर नहीं? अगर ये मेरा घर नहीं है तो फिर मेरा अपना घर कहाँ है माँ? सविता आंखें फेरते हुए, बेटी का अपना कोई घर नहीं होता रिया, पिता के घर में वो मेहमान होती है और पति के घर में उसे जगह बनानी पड़ती है। यही हम औरतों की किस्मत है, इसे जितनी जल्दी मान लेगी उतना कम दर्द होगा। रिया के सवालों का सही जवाब किसी के पास नहीं था, सबने उसकी खामोशी को उसकी हाँ समझ लिया। रिश्ता तय हुआ, पर जब सच सामने आया तो सविता का कलेजा कांप गया। लड़का रिया से पूरे 12 साल बड़ा था। सविता घबराहट में, पर माँ जी, लड़का तो रिया से 12 साल बड़ा है, ये जोड़ी कैसे जमेगी? दादी, अरे बहू, हमारे समय में तो 15-17 साल का अंतर होता था, उम्र से क्या होता है, लड़का कमाता अच्छा है, खानदान ऊंचा है, और क्या चाहिए? दादी, ज्यादा उम्र का लड़का होगा तो रिया को संभाल कर रखेगा, समझदार होगा, जवान छोकरे तो आजकल वैसे भी आवारा घूमते हैं, चुपचाप तैयारी कर, अब बात पक्की हो चुकी है। माँ फिर से उनकी बातों में आ गई और आखिर वह दिन आ ही गया जिस आंगन में रिया ने चलना सीखा, आज वही आंगन उसके लिए पराया हो गया। रिया फूट फूट कर रोते हुए, माँ, मुझे नहीं जाना माँ, मुझे भी अपने साथ रख लो ना माँ, मैं कहीं बोझ नहीं बनूंगी माँ। सविता भारी मन से उसे गाड़ी में बैठाते हुए, चुप हो जा बेटा, यही दुनिया की रीत है। गाड़ी आंखों से ओझल हो गई और पीछे छोड़ गई रिया का खाली कमरा। पर किस्मत का खेल देखिए, जहां मायके ने उसे बोझ समझा, वहीं उसका पति एक बेहतरीन हमसफर निकला, जिसने रिया को सिर्फ पत्नी नहीं, अपना सबसे अच्छा दोस्त माना। उधर घर में अब पूरा ध्यान रेहान पर था। 12वीं का रिजल्ट आया, सुरेश की बड़ी उम्मीदें थी, पर रेहान जैसे तैसे बस पास ही हो पाया। घर वालों को लगा कि ये तो बस शुरुआत है, पर उन्हें क्या पता था कि ये शुरुआत रेहान की कामयाबी की नहीं, बल्कि उनके पछतावे की थी। सपनों का सौदा। कहते हैं कि माँ बाप की आंखों के सपने अक्सर बच्चों की हकीकत से बहुत बड़े होते हैं। रेहान के 12वीं के नंबर उतने अच्छे नहीं थे कि उसे देश के किसी बड़े कॉलेज में दाखिला मिलता, पर सुरेश का गुरूर हार मानने को तैयार नहीं था। उसने तय कर लिया था कि वो दुनिया को दिखाएगा कि उसका बेटा अमेरिका जाकर पढ़ेगा, भले ही इसकी कीमत उसका वर्तमान और भविष्य दोनों हो। अगली शाम सविता ने देखा, रात का सन्नाटा था और टेबल पर पुश्तैनी जमीन के पुराने कागजात और सविता की शादी के गहने रखे थे। सुरेश, सविता, मैंने बात पक्की कर ली है, रेहान अगले महीने अमेरिका जा रहा है। ये हमारी पुश्तैनी जमीन के कागज हैं, इन्हें गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम हो गया है, बस थोड़े और पैसों की कमी है, तू अपने ये जेवर साहूकार को दे दे।
सविता कांपते हाथों से पोटली को छूते हुए। पर सुरेश, ये जमीन, ये तो हमारे पुरखों की आखिरी निशानी है। अगर रेहान वहां नहीं संभल पाया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और ये गहने, ये मेरी आखिरी जमा पूंजी है। सुरेश गुस्से और उम्मीद के मेल में, अरे तू हमेशा छोटा ही सोचती रहेगी। जब बेटा अमेरिका से डिग्री लेकर लौटेगा और डॉलर कमाएगा तो ऐसी ऐसी 10 जमीनें और 100 गहने खड़े कर देगा। बस तू रोना बंद कर और बेटे की कामयाबी का रास्ता साफ कर। पुश्तैनी जमीन गिरवी रख दी गई। माँ का गला सूना हो गया और रेहान की आंखों में उड़ान के सपने भर दिए गए। सुरेश को लगा कि वो बेटे के लिए रास्ता बना रहा है, पर उसे क्या पता था कि वो अपने और अपने बेटे के बीच एक ऐसा समंदर खड़ा कर रहा है जिसे पार करना नामुमकिन होगा। फिर वो दिन आया जिस दिन बेटा एयरपोर्ट पर विदेश जाने के लिए बड़ा उत्सुक होकर खड़ा था। रेहान की आंखों में घर छोड़ने का दुख कम और नई दुनिया की चमक ज्यादा थी। सुरेश और सविता उसे आंखों से ओझल होते देख रहे थे। दिन बीते, महीने बीते और साल बीतने लगे। अमेरिका की चकाचौंध ने रेहान के मन से घर की यादें धुंधली कर दी। वीडियो कॉल पर वो अमेरिका के रहन सहन की बातें तो करता, पर माँ बाप की गिरती सेहत की तरफ से आंखें फेर लेता। और फिर एक दिन घर पर मातम की खबर आई। घर में दादाजी की तस्वीर पर हार चढ़ा था। उनका देहांत हो गया था। सुरेश सिसकते हुए, हेलो रेहान बेटा, बाबूजी चले गए। आखिरी वक्त में बस तेरी ही फोटो देखते रहे। तू बस एक बार आ जा बेटा। उन्हें मुखाग्नि देने के लिए तेरा होना बहुत जरूरी है। रेहान, फोन के दूसरी तरफ से आवाज में कोई भावना नहीं। क्या दादाजी? ओह, पर पापा आप समझिए ना, यहाँ सेमेस्टर के प्रैक्टिकल चल रहे हैं। अगर मैं अभी आया तो मेरी पूरी साल की मेहनत और आपके लाखों रुपए मिट्टी में मिल जाएंगे। मैं वहां आकर भी उन्हें वापस तो नहीं ला सकता ना। प्लीज आप लोग संभाल लीजिए। सुरेश का कलेजा तब फट गया जब उसने सुना कि बेटे के लिए करियर रिश्तों की अर्थी से भी बड़ा हो गया है। कुछ समय बाद दादी भी चली गई, पर रेहान की मजबूरियां कभी खत्म नहीं हुई। सुरेश और सविता अब उस घर में दो जिंदा लाशों की तरह रह गए थे, जो सिर्फ एक ही आस में जिंदा थे कि रेहान की पढ़ाई पूरी हो और वो घर आए। एक दिन सविता बिस्तर पर थी और सुरेश उसे सहारा देकर उठा रहा था। तभी अचानक फोन बजता है। फोन के उस तरफ से आवाज आती है। रेहान उत्साह में, मम्मी, पापा, खुशखबरी है, मैं पास हो गया हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। सविता खुशी के आंसू पोंछते हुए, मेरा लाल, भगवान तेरा भला करे। बस अब जल्दी से घर आ जा बेटा। तुझे देखने को आंखें तरस गई हैं। अब तो पढ़ाई भी खत्म हो गई। अब तो कोई बहाना नहीं है ना? रेहान थोड़ा हिचकिचाते हुए, बस एक महीना और मम्मी। अभी कॉलेज में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं नौकरी देने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ एक अच्छी नौकरी हाथ लग जाए, फिर मैं हमेशा के लिए सुकून से घर लौट आऊंगा। बस एक महीने की तो बात है, फिर मैं आपके पास ही रहूंगा। सुरेश और सविता ने उस एक महीने के एक एक दिन को उंगलियों पर गिना। हर आहट पर उन्हें लगता कि रेहान दरवाजे पर खड़ा है। और फिर एक दिन फोन की घंटी फिर से बजी, पर यह खबर उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। सुरेश हाथ में फोन थामे स्थिर खड़ा था। चेहरे पर समझ नहीं आ रहा था कि खुशी है या गम। रेहान, पापा, मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है। मेरा सपना सच हो गया पापा। माँ का इंसाफ। जब रेहान ने जॉब मिल जाने की बात की तो सविता और सुरेश की आंखों में एक सुकून भरी खुशी थी। रेहान की नौकरी जो लग गई थी, उन्हें लगा कि सालों की तपस्या सफल हुई। पर यह खुशी महज एक छलावा थी। जैसे ही रेहान ने फोन पर अपनी हकीकत बताई, घर की दीवारें तक कांप उठी। रेहान फोन पर बेरुखी से, पापा, मुझे इंडिया का सिटीजन होने की वजह से यहाँ वो सुविधाएं नहीं मिल रही थी जो अमेरिकियों को मिलती है। इसलिए मैंने यहाँ शादी कर ली है और अब यहीं की नागरिकता भी ले ली है। अब मेरा इंडिया वापस आना मुश्किल है। सुरेश कांपती आवाज में, बेटा, तूने अपनी नागरिकता बदली या अपना खून ही बदल लिया? हम यहाँ तेरी राह देख रहे थे और तूने वहां घर बसा लिया। यह सुनते ही सविता और सुरेश के शरीर से जैसे किसी ने जान निकाल ली हो। सुरेश के पास न कोई सरकारी नौकरी थी, न पेंशन। जो जमीन जायदाद थी वो रेहान की पढ़ाई में चली गई। वक्त की ऐसी मार पड़ी कि जिस घर में कभी खुशहाली थी, वहां अब एक वक्त के खाने के लाले पड़ गए। तभी एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। वो रिया थी। भागकर अंदर आई और बदहाल घर देखकर दंग रह गई। रिया सविता से लिपटते हुए, माँ, ये क्या हाल बना रखा है?
क्या मैं इतनी पराई हो गई कि आपने मुझे फोन तक नहीं किया? भाई चला गया तो क्या हुआ, आपकी बेटी अभी जिंदा है। सविता धीमी आवाज में, तू तो पराया धन है रिया। हमने तो बेटे पर दांव लगाया था, सोचा था बुढ़ापे की लाठी बनेगा, पर वो तो हमें मझधार में छोड़ गया। रिया, आज से आप दोनों की जिम्मेदारी मेरी है माँ, कोई पराया नहीं है। रिया अब मामूली लड़की नहीं, बैंक मैनेजर थी। उसने न सिर्फ घर संभाला बल्कि हर हफ्ते राशन, फल और दवाइयाँ लाकर अपने माता पिता को वो सम्मान दिया जो उनका सगा बेटा न दे सका। वक्त गुजरा पर रेहान का एक फोन तक नहीं आया। एक दिन सुरेश का दिल यह बोझ नहीं सह पाया और उसे हार्ट अटैक आ गया। अस्पताल के बिस्तर पर मौत से लड़ते हुए भी सुरेश की आंखें बस दरवाजे की तरफ थी। सुरेश अंतिम पलों में, सविता, एक बार मेरे रेहान को बुला दो, बस एक बार उसे देख लूं। सविता ने दर्जनों बार फोन किया पर रेहान ने एक कॉल तक नहीं उठाया। एक हफ्ते बाद सुरेश की सांसें थम गई। उस दिन सुरेश के साथ साथ सविता के मन में रेहान के लिए ममता भी मर गई। अगले दिन जब सुरेश की अंतिम विदाई की तैयारी हो रही थी, तभी चौखट पर एक परछाई पड़ी। वो रेहान था जो फूट फूट कर रो रहा था। रेहान रोते हुए, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने देर कर दी माँ। पापा कहाँ है, मुझे उनके पास जाने दो, मुझे उन्हें कंधा देना है। सविता पत्थर जैसी कठोर आवाज में, रुक जाओ, खबरदार। जो मेरे पति की अर्थी को हाथ भी लगाया। रेहान, तेरी दुनिया तुझे मुबारक, जहाँ तेरा फर्ज था तू वही रहा, अब यहाँ तेरा कोई नहीं। रेहान, माँ मेरा हक है, मैं बेटा हूँ। और माँ, वो लड़की मेरा सब लूट कर भाग गई, मेरी नौकरी भी चली गई, मैं बर्बाद हो गया हूँ माँ, मुझे सहारा दो। सविता, हक? हक कर्म से मिलता है, जन्म से नहीं। जब वो अस्पताल में तड़प रहे थे तब तेरा हक कहाँ था? सुरेश की चिता को मुखाग्नि रिया देगी, क्योंकि बेटा होने का फर्ज इसी ने निभाया है। सविता ने आज एक नई लकीर खींच दी थी। उसने घर रिया के नाम कर दिया और उसी के साथ रहने लगी। लोग कहते हैं कि बेटे के बिना मोक्ष नहीं मिलता, पर क्या उस हाथ से मुखाग्नि लेना सही है जिसने जीते जी पिता को एक घूंट पानी तक न पूछा हो? सविता का फैसला शायद समाज को कठोर लगे, पर क्या एक माँ का ये हक नहीं कि वो ढोंग और हकीकत के बीच फर्क करे? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सविता ने रेहान को मौका न देकर सही किया, या फिर एक माँ को अपने बेटे को माफ कर देना चाहिए था? अपनी राय हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरी ऐसी ही और सच्ची कहानियों से जुड़ने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।